अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवेज, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह से बनता है, ल्यूकोट्राइन्स किस तरह से बनते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन के बारे में कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं और इसके मीडिएटर्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्टार्ट करने से पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस पाथवे के ज़रिए बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह बनते हैं और ल्यूकोट्राइन्स किस तरह बनते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने देख लेना है कि सेल मेम्ब्रेन अब सेल हमारा पूरी बॉडी हमारे सेल से बनी हुई है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एराकिडोनिक एसिड जो है वो पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं। फॉस्फोलिपिड का पार्ट कौन सा होता है? एराकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। अब ये इसका पार्ट होता है। जब नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिलीज़ नहीं होता, ठीक है ना, होता है, लेकिन ये होता है कि इसके आगे हम पढ़ेंगे जब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के लिहाज से पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें ज़्यादा आइडिया होगा। ज़्यादा ये जो है इसकी रिलीज़ होती है बाय द, हम कहते हैं कि केमिकल, मैकेनिकल और द फिजिकल स्टिमुलाई और बाय इन्फ्लेमेशन, यानी कि कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई कोई केमिकल स्टिमुलाई, उसके ज़रिए ये स्टिमुलाई कौन कौन से होते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जैसे C5A एक ख़ास तौर पे एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है C5A, उसके ज़रिए जो है फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में भी ये होता है, ठीक है ना, लेकिन ये कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये ज़्यादा इसकी जो है ना स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है, ये कौन सा एंजाइम्स बनना होता है नॉर्मल कंडीशन में, उसको अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले ही हम लोगों ने ये देखना है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ हो गया फॉस्फोलिपिड से। अब क्या होता है कि इस पर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स जो इस पर एक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट पाथवेज के जो है ना तरफ मूव करता है। अगर साइक्लोऑक्सीजनेज एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे एंड थ्रोम्बोक्सेन बनेगा, ठीक है। अगर 5 लाइपोऑक्सीजनेज एक्ट करेगा तो फिर ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सेन्स बनेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको समरी बता दी। अब हम डिटेल की तरफ जाते हैं, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजनेज जो है ये एक एंजाइम है, इसके अंदर भी टाइप्स हैं। इसका साइक्लोऑक्सीजनेज 1, 2 एंड 3, इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये जो हमारे ड्रग्स जो हैं वो किस पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो हम लोग ये मतलब ह्यूमन मेड जो ड्रग्स हैं वो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, साइक्लोऑक्सीजनेज ये एक एंजाइम की फैमिली का नाम है। इसकी सब फैमिलीज मैंने आपको बता दिया, कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3 होते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है एराकिडोनिक एसिड पे, बनाते हैं PG2 PGH2। ये प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल है इनका। आप लोग इसको याद भी इसी तरह रखेंगे, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है फॉर द सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, ये प्रिकर्सर्स हैं। PG2 से प्रोस्टाग्लैंडिन, PG इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन, PG2 से PGH2 बनता है और उसके बाद 3 पाथवेज की तरफ जो रहेंगे 3 सब्सटेंसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम्स। यहाँ पर कॉक्स 1 ने एक्ट किया तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना शुरू हुए। प्रोस्टाग्लैंडिन से आगे जो है डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करेंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर, तो वो डिफरेंट जो है आगे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं PGH2 से। PGH2 पे अगर तो एक्ट करता है प्रोस्टाएसाइलिन सिंथेटेज, ठीक है ना, सिंथेटेज एक्ट करता है तो बनता है प्रोस्टाएसाइलिन, ठीक है। प्रोस्टाएसाइलिन जो है ना यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो प्रोस्टाएसाइलिन सिंथेटेज है ये ज़्यादातर मौजूद होता है एंडोथीलियल सेल के अंदर, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं उनमें ये इस एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बाय नेचर, जिसकी वजह से प्रोस्टाएसाइलिन बनता है। PGI2 उसको कहा जाता है और इसका काम क्या होता है? वैसोडाइलेशन कॉज करना, इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब आपको पता है ना कि प्लेटलेट अगर एग्रीगेट नहीं होंगे तो क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर सेल्स के अंदर थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज मौजूद है तो बनेगा थ्रोम्बोक्सेन A2। थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज किन सेल्स के अंदर मौजूद होता है? ये मौजूद होता है प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है, तो बनता है थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज। इसका काम क्या है? इसका काम बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब प्लेटलेट्स के अंदर ये मौजूद है तो ये क्या काम करेगा? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कॉज करवाएगा। और दूसरा हम लोगों ने याद रखना है कि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसका वास्कुलर इफेक्ट है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ये कॉज करवाता है, ठीक है। एक और जो हमारे पास जो मज़ीद मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास फॉर्म्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? PG, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब ये तीनों भी जो है ना ये सारे ही मैस्ट सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेजर मेटाबोलाइट्स हैं इन द मैस्ट सेल, ठीक है।
ये एंडोथेलियल सेल के अंदर, ये प्लेटलेट्स के अंदर, ये मैस्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब जो ये इनका क्या काम है, इन सबका फंक्शन क्या है, ये भी वैसोडाइलेशन कॉज करवाते हैं और इंक्रीज करते हैं वास्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है। इनका प्लेटलेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वास्कुलर परमिएबिलिटी और जो वैसोडाइलेशन कॉज करवाता है वो मोस्टली लीड करते हैं एडीमा को, ठीक है। अच्छा, ये जो PGE2 है ना, ये क्या करता है, जो ऑगमेंट करता है पेन सेंसिटिविटी, यानी कि जो पेन सेंसिटिविटी हम लोग मतलब जो एक थ्रेशोल्ड होता है जिस पे पेन जो सिग्नल हमें रिसीव होना शुरू होते हैं उसको सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, मज़ीद बढ़ा देता है ये, ठीक है ना। PGE2 का ये काम होता है, इसकी वजह से पेन हमें ज़्यादा फील होती है। और ये इंटरेक्ट करता है साइटोकाइंस के साथ ताकि ये कॉज कर सके फीवर, ठीक है। अच्छा, ये बात हमारे पास हुई। यहाँ पर ये हमारे पास पाथवे एक क्लियर हुआ। नीचे मैंने लिखा है फीवर, शायद वो स्क्रीन पे अभी आ रहा। साइक्लोऑक्सीजिनेज का हमें पाथवे क्लियर हुआ कि इससे कौन कौन से बन रहे हैं, प्रोस्टासाइलिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन D2, F2 अल्फा एंड E2, इनका भी क्लियर हुआ आपको। ये E2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके आगे आप लोग देखेंगे जब हम लोग आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि इनका क्या रोल है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 5 लाइपोऑक्सीजिनेज। ये भी एक एंजाइम था, ये भी एक एंजाइम है, ये भी एक्ट करेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हम लोगों ने अगर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है कि कुछ ऐसे सब्सट्रैट्स, जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन तो कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जिनका उस वक्त हमारे पास कोई इतना नहीं होता काम। जो एक मेन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म्ड होता है, हमें उसका फंक्शन जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है किसी खास प्रोसेस से रिलेटेड। जो बाकी हम होते हैं हम कहते हैं ये इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको भी आइडिया होगा इस बात का कि सिंथेसिस में भी जो है कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनका आप कह सकते हैं कि उस वक्त हमें मेजर हमारा कंसर्न नहीं होता, ठीक है ना। रोल होता है, कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है, उसका रोल होता है उसकी नई सिंथेसिस में, मतलब नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसी तरह क्या होता है 5 लाइपोऑक्सीजिनेज भी इंटरमीडिएट बनाता है, इनको भी हम लोग कहते हैं 5-HPETE, ठीक है ना। ये भी एक इकाइनोसाइड है, इसको इसका अदर नेम क्या है, एराकिडोनोइक एसिड 5 हाइड्रोक्सी पेरोक्सीडेज, इसका अदर नेम है इस, ठीक है इसका। अच्छा, अब ये जब इस पे एक्ट करता है, ये बनता है 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एराकिडोनोइक एसिड पे एक्ट करता है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाता है और उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स LTA4 बनता है, ठीक है। अब LTA4 से दो चीज़ें बनती हैं, LTB4 बनता है और LTC4 बनता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। LTC4 के बाद जो है LTC4 से इसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं LTD4, LTE4, ठीक है ना। इनके क्या है कि ये एक प्रोसेस, एक आप कह सकते हैं चेन की तरह ये इसके मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते जाते हैं और हर एक का अपना एक रोल है। LTB4 जो है ये प्रोड्यूस होता है न्यूट्रोफिल से एंड मैक्रोफेजेस से, ठीक है ना। कि मतलब आप लोग देख रहे हैं कि LTA4 तो बन रहा है, LTB4 किन सेल्स में बन रहा है, वो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस में बन रहा है। LTC4 किस में बन रहा है, और ये इसके फर्दर मेटाबोलाइट्स LTD4, E और E4 मैस्ट सेल में बन रहे हैं। उसी तरह जिस तरह के जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 एंड F2 अल्फा बन रहे थे मैस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना। ये भी बन रहे हैं, एक मतलब दोनों पाथवे हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एंजाइम्स एक्ट करते हैं, सेल्स के अंदर दोनों एंजाइम मौजूद होते हैं और दोनों एक्ट करते हैं, ठीक है ना। दोनों पाथवे चलते हैं और दोनों ही सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, LTB4 का काम है, ये कीमोटॉक्सिस कॉज करवाता है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ इस इंटरमीडिएट से एक और मॉलिक्यूल बनता है 5-HETE, ठीक है। इसके ये भी एक मेटाबोलाइट है, ठीक है, और इसका भी क्या काम होता है कि म्यूकोस सिक्रेशन करवाना, एडिमा कॉज करवाना एंड फैगोसाइटोसिस कॉज करवाना, ठीक है ना। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको हर एक इंटरमीडिएट का मैंने आपको रोल बता दिया है। मेजर जो फिलहाल हमारे पास जो काम हम लोगों ने मतलब जिन पे ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ल्यूकोट्राइन्स बन गए, अब यहाँ पर बन गए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, लाइपोक्सिन्स बनते हैं, ठीक है। लाइपोक्सिन्स किस तरह से बनते हैं, 12 लाइपोऑक्सीजिनेज एक्ट करता है, ठीक है ना, इस पर, और ये बनाता है लाइपोक्सिन्स, लाइपोक्सिन A4 एंड लाइपोक्सिन B4, LXB4 और LXA4 बनता है, ठीक है। अच्छा, ये कब बनते हैं, जब ल्यूकोसाइड टिश्यू तक पहुँच जाए, ठीक है ना। दे चेंज द एराकिडोनोइक एसिड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द ल्यूकोट्राइन टू द लाइपोक्सिन्स, ठीक है ना। यानी कि अब क्या है कि ल्यूकोसाइड्स यानी कि जो मेन आर्मी है जब वो सेल तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि अब जो है वो ज़रूरत नहीं है मज़ीद ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो और इनका काम भी क्या होता है, जैसे कीमोटॉक्सिस, इनको बुलाना ही इनका काम है, ल्यूकोसाइड्स को बुलाना ही इनका काम होता है, ल्यूकोट्राइन्स का सिग्नलिंग करना काम होता है। जैसे यहाँ पर इन ल्यूकोट्राइन्स का काम क्या है, ब्रोंकोस्पैज़म
कॉज करना, वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ल्यूकोसाइट आएंगे, ठीक है ना। ये कल के मैंने आपको टॉपिक में बहुत डिटेल से बता दिया था कि किस तरह से जो है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वैजो का डायलेशन होती है और उसके बाद जो वास्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, स्टेसिस प्रोड्यूस होता है, एडीमा होता है। वो सारा कुछ जो है आपने इन्फ्लेमेशन अगर पढ़ा है तो आपको इस वक्त आपके जहन में आ गया होगा कि किस तरह से ल्यूकोसाइट फिर पहुँचते हैं टिश्यू तक, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, वंस ल्यूकोसाइट रीचेज द टिश्यू तो फिर इसके मेटाबोलाइट चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो लाइपोक्सिन बनाते हैं। लाइपोक्सिन की नेचर क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है इसकी, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ड्रग्स एक्ट करते हैं ना, इसी तरह से ये भी एक्ट करता है। ये किस तरह से मजीद की काम कर रहा होता है? ये इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल एडिशन को एंड कीमोटैक्सिस को, कि मजीद न्यूट्रोफिल्स की ज़रूरत नहीं है, वो ना अटैच हो एंडोथेलियम के साथ, और कीमोटैक्सिस के सिग्नल को भी इनहिबिट करता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि एक एंडोजेनियस बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होने वाला ये एक ल्यूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। क्लियर हुई कि लाइपोक्सिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं, ल्यूकोट्राइन्स क्या हैं, ठीक है ना। ये पाथवे हमारे पास क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक दफ़ा हम लोग ड्रग्स को ज़रा क्लियर कर लें, फिर हम लोग COX-1 एंड COX-2 के डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इस फॉस्फोलाइपेज पे जो ड्रग्स एक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेरॉयडल ड्रग्स, ठीक है ना। स्टेरॉयडल ड्रग जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह सारे होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज पे एक्ट करते हैं। फॉस्फोलाइपेज भी एक एंजाइम है जिनके एंड पे AS आता है। वो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं, जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज, 5 लाइपो ऑक्सीजनेज आ जाता है, ठीक है ना, 12 लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है ना, फॉस्फोलाइपेज, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इस पे एक्ट करता है वो स्टेरॉयडल ड्रग्स हो गए। जो COX-1 जो साइक्लोऑक्सीजनेज इस फैमिली पे एक्ट करता है और इसकी सब फैमिलीज पे एक्ट करता है, वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एस्पायरिन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, ये इनहेबिट करता है। और भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स, अभी मैं जब आपको एनसेड पढ़ाऊँगी तो आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगी। COX-1, COX-2, COX-3 भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं COX-1 एंड COX-2 के डिफरेंस की तरफ। इनका डिफरेंस क्या है, इनका कामों का कहाँ डिफरेंस है, ठीक है ना, और ये किस किस रोल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। COX-1 रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टानॉइड्स, ठीक है ना। प्रोस्टानॉइड्स क्या होते हैं? यही थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइलिन वगैरह को ही प्रोस्टानॉइड्स कहते हैं। जो फिजियोलॉजिकल इनके रोल्स होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन। अब फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम दैट रेगुलेट नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक है ना, कि नॉर्मली ये प्रोड्यूस हो रहा है। और नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस कौन से हैं? गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। वास्कुलर होम्योस्टेसिस क्रिएट करवाता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, हम लोगों ने देखा कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज करवा रहा होता है, ठीक है ना। ये COX-2 COX से जो है ये बनते हैं आगे थ्रोम्बोक्सेन्स बनते हैं, ठीक है ना। थ्रोम्बोक्सेन प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। रिप्रोडक्टिव एंड किडनी फंक्शन भी ये रेगुलेट करता है। किडनी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बनते हैं तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनते हैं थ्रोम्बोक्सिन, ये सारे ही जो है आप कह सकते हैं प्रोस्टानॉइड्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया बात। अच्छा, उसके बाद आ जाता है COX-2 कॉज एलिवेटेड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टानॉइड दैट अगर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो ज़्यादा मजीद प्रोडक्शन, एक तो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है ना, COX-2 मजीद बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, एलिवेट करता है। यानी कि पहले से हो रही है। एलिवेशन हमेशा वहाँ होती है जहाँ पर पहले से कोई चीज़ हो मौजूद, लेकिन कोई सब्सटेंस आकर उसको मजीद एलिवेट करे, तो इसका मतलब है वो पहले से मौजूद थी। एलिवेट करने का मतलब है दैट अगर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। COX-2 इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम जो कि कहाँ पर एक्सप्रेस्ड होता है? इन द ब्रेन में, किडनी में, बोन्स में। एंड एक्सप्रेशन एट द अदर साइड वो भी इंक्रीज़ हो जाता है जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। बात क्लियर हुई कि कहाँ कहाँ पर ये पहले से मौजूद है? ब्रेन, किडनी और बोन में ये एक्सप्रेस होता है ज़्यादा जब क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है, और मज़ीद भी बढ़ जाता है दूसरे साइड्स में जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही हो। इट्स एक्सप्रेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कौन से मतलब कर रहे हैं? जो कीमोकाइंस या साइटोकाइंस आप कह सकते हैं, TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, और ये इनहिबिट होता है बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड के ज़रिए। ये इनहिबिट हो जाते हैं COX-2 के एंजाइम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वाले एक मतलब बात वही है कि ये इनहिबिट होंगे क्योंकि इनका एक्सप्रेशन इंड्यूस COX-2 का से हो रहा है, ठीक है ना। COX-2 इनका एक्सप्रेशन कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। COX-2 इनके एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनको इनहिबिट करोगे तो COX-2 भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये COX-1 और COX-2 दोनों की डिफरेंट बाइंडिंग साइट है, इसीलिए जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे आगे वो कोई COX-1 पे अटैच होता होगा, कोई COX-2 पे अटैच होता होगा, ठीक है ना, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जब हम पढ़ेंगे, ठीक है।
और कोई जो है कि दोनों पे अटैच हो जाएगा लेकिन उसकी एफिनिटी ज़्यादा परफेक्टली किसी एक पे होती होगी, ठीक है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ COX-1 का है या सिर्फ COX-2 का है, ठीक है, ये नहीं होगा, वो दोनों पे उसकी एफिनिटी जो है वो एफिनिटी होगी उसकी। जैसे आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बाइंडिंग जब अटैचमेंट के साथ उसकी मॉलिक्यूल की अटैचमेंट पढ़ी होगी रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर बाइंडिंग पढ़ी होगी, या जिन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ी है उनको SAR का आइडिया होगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से जो है वो अटैच होते हैं। जो अगर आप लोग को SAR की समझ नहीं आती या मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते। अब हम चलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ, वो ड्रग्स जो कि नेचुरली एनालॉग्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अगर हम लोग थोड़ा सा मजीद इसका लें कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। एल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रोल, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने ज़्यादातर इसका देखा था ये वैजोडाइलेशन और इसका इन्फ्लेमेशन में रोल था, लेकिन क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका नेचुरल रोल भी है। जैसे हम लोगों ने COX-1 एंड COX-2 के जब डिफरेंस पढ़ा तो COX-1 का जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि इसका नेचुरल भी इफेक्ट होता है, और वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं मतलब COX-1 के ज़रिए, वो कौन कौन से, मतलब उनका रोल क्या होता है। एक तो ये मॉड्यूलेट कर रहे हैं पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। दूसरी तरफ इनका रोल है इन द एसिड सिक्रेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन द GIT, ठीक है ना। एसिड सिक्रेशन को ये किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से उनका रोल प्ले, और एसिड सिक्रेशन में क्या रोल है इनका, एंड म्यूकस प्रोडक्शन में क्या रोल है, क्योंकि इनका साइटोप्रोडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये अक्सर एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि प्रोटेक्शन रहे, जो स्टमक है उसके सेल जो है वो डैमेज ना हो और अल्सर ना हो, ठीक है ना। नेचुरली जो है ना ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा यह जाता है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं एंड वेनल ब्लड फ्लो भी इंप्रूव करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जिन लोगों ने डायूरेटिक का लेक्चर लिया है उनको पता होगा कि किस तरह से जो है डायूरेटिक्स को जो है हम लोग एनसेट्स के साथ नहीं देते, क्योंकि वो रीनल ब्लड फ्लो को कम करवाते हैं। किस तरह से, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, ठीक है। क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायूरेटिक एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा है उनको भी एक रिकॉल हो गया उनका कॉन्सेप्ट का, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी जाके ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्स्ट ड्रग एलप्रोस्टाडिल, ये एक PGE1, ठीक है ना। हम लोगों ने E2 पढ़ा था, ये E1 जो है इसका एनालॉग है, डेट नेचुरली प्रोड्यूस इन टिश्यूज सच एज सेमिनल वेसिकल्स एंड कैवर्नस टिश्यूज़, ठीक है ना। कैवर्नस टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ये रेफर करता है टू द ब्लड फिल्ड कैविटीज़, ब्लड फिल्ड स्पेसिस विच आर लाइंड बाय, यानी कि उनकी लाइनिंग जो है वो एंडोथीलियम है, एंड सराउंडिंग बाय द स्मूथ मसल, यानी कि एक कैविटी, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं कि एक स्पेसिस, इसको कैविटी नहीं स्पेस कह सकते हैं आप, जो कि बाहर की लाइनिंग किससे हुई है, एंडोथीलियम से, एंड सराउंड हुआ बाय द स्मूथ मसल, और ये कहाँ पर मौजूद होता है, इन द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस एंड द क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो कि पार्ट है फीमेल जेनिटेलिया का, वहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा एलप्रोस्टाडिल यानी कि जो इसका एनालॉग है PGE1 का एनालॉग है, इनकी PGE1 कहाँ पर मौजूद होता है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल में, कैवर्नस टिश्यू में, इन प्लेसेंटा में, एंड डक्टस आर्टरियोसिस एंड ऑफ फीटस, ठीक है ना। ये मैंने कैवर्नस टिश्यू के बारे में लिखा है कि ये कैवर्नस टिश्यू कहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। PGE1 कहाँ मौजूद है, सेमिनल वेसिकल, कैवर्नस टिश्यू, प्लेसेंटा एंड डक्टस आर्टरियोसिस ऑफ फीटस। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, आर्टरी डेट कनेक्ट एयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से मतलब वर्क कर रहा होता है, जब ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है एयोर्टा, ठीक है ना, हार्ट जो फीटस का एयोर्टा है, ह्यूमन हार्ट का जो एयोर्टा है, ठीक है ना, ये इस तरह है। यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरी जाती है, ठीक है ना। ये कौन सा वेंट्रिकल है, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि जाती है लंग्स में, ठीक है ना, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए। यहाँ पर जो फीटस हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ये एक जो है ना शंट होता है जिसको कहा जाता है डक्टस आर्टरियोसिस, ये कनेक्ट कर रहा होता है एयोर्टा को और पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा इन दोनों में डिफरेंट टाइप का ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है ना, ब्लड का इसकी मिक्सिंग इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ऐसा ब्लड जो है वो फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होगा इसके ज़रिए जो लो ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है ना। लो ऑक्सीजनेटेड है ना, क्योंकि इस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो गया उसमें, तो इस वजह से क्या होगा कि अब उसकी ऑक्सीजनेटेड लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, ठीक है ना। जब ये पूरी आर्टरीज के ज़रिए, अब यहाँ पर जो है ये आर्टरीज के ज़रिए ये लिम्स में जाएगा, और लिम्स के साथ जो है ये जाएगा कहाँ पर, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटल टिश्यू के अंदर जो है ना इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है,
ठीक है। ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी कि यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ से जो बनकर बाहर निकलता है वो लो ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो है एमनियोटिक फ्लूइड से लंग्स जो है वो फिल हुए होते हैं। इस वजह से उस टाइम जो है इनकी इतनी वर्किंग जो है वो नहीं हो सकती, प्रॉपर इनकी वर्किंग नहीं होती। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये शंट क्रिएट हुआ होता है ताकि लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर ना मेंटेन हो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए पहले पूरी बॉडी में, और यहाँ पर यानी कि मेन ऑक्सीजनेशन कहाँ पर हो रही होती है? प्लेसेंटा के अंदर हो रही होती है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि अच्छा आफ्टर बर्थ फ़ौरन जो है ना फ्यू आवर्स के बाद ये जो छोटा सा शंट होता है ये बंद हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ होती हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, उनमें इसका बंद होना फ़ायदेमंद नहीं होता। वो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से इसका फ़ायदा है। तो फिर इस तरह उस वक्त क्या होता है कि ये ड्रग्स जो दी जाती हैं ताकि वो इस डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रख सकें, ठीक है ना। यानी कि आफ्टर बॉर्न, जब एक चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है तो उसके बाद अगर उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है तो इसको ओपन रखना हमारी मजबूरी होती है। इस वजह से एक ऐसी ड्रग दी जाती है यानी कि एल्प्रोस्टाडिल दी जाती है ताकि ये ओपन रहे। और एल्प्रोस्टाडिल की नेचर आप क्या कह सकते हैं? वैजोडाइलेटर है ये, ठीक है, वैजोडाइलेटर ही है ना, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह वैजोडाइलेशन कॉज कर रहे हैं, तो ये वैजोडाइलेटर है एक तरह का, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि ये डायलेटर रहता है और उस वक्त ये फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है ना, ये ड्रग। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को आप पढ़ते हैं या जिन बच्चों ने पढ़ा है इसको वो समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है ना वो एक बिग टॉपिक है। तो इस वजह से मैं अभी उसको टच नहीं कर रही, अभी हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हैं, तो जैसे इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। सो एल्प्रोस्टाडिल इज़ यूज टू ट्रीट एरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि ये PGE1 को जो है एनालॉग होता है उसका, और ये वहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ होता है एंड टू कीप द डक्टस आर्टरियोसिस ओपन इन नियोनेट्स विद द कंजेनिटल हार्ट कंडीशन अंटिल द सर्जरी इज़ पॉसिबल, जब तक सर्जरी पॉसिबल ना हो जाए, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना, कि डक्टस आर्टरियोसिस क्या है और ये किस तरह से यूज़ होता है, क्यों ये यूज़ हो रहा है डक्टस आर्टरियोसिस के लिए, क्योंकि ये एक वैजोडाइलेटर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लुबिप्रोस्टोन। अच्छा, लुबिप्रोस्टोन क्या है? ये भी PGE1 जो है ये डेरिवेटिव है, यूज टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, जो क्रॉनिक और इडियोपैथिक होती है। कॉन्स्टिपेशन की भी टाइप्स होती हैं, क्रॉनिक और इडियोपैथिक जो है उसको ट्रीट करता है ये। और प्योर इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम विद द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि मेजरली इसका काम यही है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है टाइप 2 क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्लोराइड कंसनट्रेशन जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में वो ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होती है, आयन को फॉलो करता है, वाटर मूव करता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो सॉफ्टन हो जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? न्यूजिया, वॉमिटिंग इसके साइड इफेक्ट हैं। न्यूजिया उस वक्त कम कर सकते हैं अगर आप इसको खाने के साथ ले लें, ठीक है ना, खाने के साथ लोगे तो इसका न्यूजिया ज़रा कम हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्प्रोस्टाडिल, लुबिप्रोस्टोन, अब हम लोग चलते हैं मीज़ोप्रोस्टोल की तरफ। ये भी PGE1 एनालॉग है एंड इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक ड्यूरिंग द क्रॉनिक एनसिड ट्रीटमेंट, यानी कि क्योंकि एनसिड्स का अब आपको जिन्होंने नहीं पता उनको पता चल जाएगा, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया एनसिड का उनको ये होगा कि पता होगा कि इससे अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट करते हैं तो जो साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा इसको कि ये रोल प्ले कर रहे हैं इन द एसिड सिक्रेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन में, म्यूकस प्रोडक्शन कॉज कर रहे हैं, सो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से ये गैस्ट्रो जो स्टमक की लाइनिंग को। सो जब जो लोग क्रॉनिक एसिड ट्रीटमेंट में होते हैं ना, जैसे जिनको इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं या ओस्टियो आर्थराइटिस है या माइग्रेन है, ठीक है ना, तो उनको क्या होता है कि एसिड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है उनको जिनकी वजह से इनको क्रॉनिक एसिड यूज़ हो रहा है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मीज़ोप्रोस्टोल साथ दिया जाता है। मैकेनिज्म क्या है इसके? मैकेनिज्म सबसे पहला क्या है कि ये इंटरेक्ट करता है विद द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ऑन द गैस्ट्रिक पैरेटियल सेल्स। ये पैरेटियल सेल गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये डिक्रीज करता है एसिड सिक्रेशन, नंबर 1 ये। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट किस तरह से देता है कि एक तो ये म्यूकस प्रोडक्शन कॉज करता है, यानी कि क्योंकि ये इसका एनालॉग है तो ये म्यूकस प्रोडक्शन कॉज करवा रहा है, दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन कॉज करवा रहा है, और डिक्रीजेज द चांस ऑफ, सो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो चांस होता है ना अल्सर एसिड इंड्यूस अल्सर का वो कम हो जाता है।
मैकेनिज्म इसका समझ आया। प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर जो पैरेटल सेल में वहाँ से उनको कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है पैरेटल सेल में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ताकि डिक्रीज़ करे एसिड सिक्रेशन। यहाँ पर रोल था ना एसिड सिक्रेशन में, वो क्या था कि ये डिक्रीज़ करता है एसिड सिक्रेशन। म्यूकस प्रोडक्शन में था, तो म्यूकस प्रोडक्शन भी ये कॉज करवा रहा है, ठीक है ना, मीसोप्रोस्टोल बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन कॉज करवा रहा है। कम्बिनेशन प्रोडक्ट इसका अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसका कम्बिनेशन प्रोडक्ट है डिक्लोफिनेस सोडियम, ये पोटेशियम जो भी होता है पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। जो भी आपकी कंडीशन के लिहाज से अगर कोई पर्सन हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो फिर उसको डिक्लोफिनेस सोडियम नहीं दी जाती, क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। डिक्लोफिनेस पोटेशियम दिया जाता है, फिर उसको पोटेशियम सॉल्ट वाले जो ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो डिक्लोफिनेस के साथ मीसोप्रोस्टोल का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोगों ने। ऑफ लेबल यूज़ किसका है, इसका है। ऑफ लेबल यूज़ होता है कि जो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। फॉर द लेबर इंडक्शन एज इट इंटरैक्ट विद द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ऑन द यूट्राइन, हम लोगों ने बात की ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा रहा है। सो इस वजह से जो है ना इसको लेबर इंडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आम कंडीशन में जो इसको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अच्छा, उसके बाद ये डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन भी कॉज करवाता है, ठीक है ना। यानी कि जब तक आपके जो फीमेल है उसके 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए तब तक आप उसको नहीं दे सकते। ये मतलब आप कह सकते हैं ऑफ लेबल ड्रग है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2A एनालॉग, ये आ जाते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाता है, बिमेटोप्रोस्ट, टेनोप्रोस्ट, टेल्फोप्रोस्ट, टर्वोप्रोस्ट, ये सारे 4 आ जाते हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए इंडिकेटेड है, इंडिकेटेड फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। किस तरह से, ये क्योंकि हाइपोटेंसिव नेचर होता है, वैजोडाइलेटरी है ना, तो हाइपोटेंसिव एक्शन ये कॉज करते हैं। इनको एडमिनिस्टर किया जाता है एज अ ऑप्थैलेमिक सोल्यूशन के तौर पे वंस डेली। ये इतने ही इफेक्टिव होते हैं जितना टीमोलॉल इफेक्टिव होता है। टीमोलॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। एक और जो बिमेटोप्रोस्ट का यूज़ है वो ये क्या है, ये इंक्रीज़ करता है आईलैश प्रोमिनेंस को। आईलैशेस की जो प्रोमिनेंस है उनको यानी थिक करता है, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करता है और उनकी डार्कनेस को भी इंक्रीज़ करता है। मैकेनिज्म इसके पीछे क्या है कि ये जो हेयर ग्रोथ साइकिल है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है बिमेटोप्रोस्ट। इसीलिए ये यूज़ होता है फॉर द कंडीशन आईलैश हाइपोट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस किसको कहा जाता है कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आईलैश, ठीक है ना। ये कंडीशन है जिसमें आईलैशेस बहुत छोटी और रिड्यूस होते हैं, इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि ये आई से रिलेटेड है तो ब्लड विजन ये आ जाते हैं, कॉमन आ जाती है चीज़। आयरस कलर चेंज हो जाता है बाद यानी कि ब्राउन पिगमेंट इंक्रीज हो जाती है एंड ऑक्यूलर इरिटेशन कॉज करता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोस्टाएसाइलिन एनालॉग्स, एपोप्रोस्टिनिनॉल। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल फॉर्म है ऑफ द नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाएसाइलिन की, ये एक फार्मास्यूटिकल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि इसका नेचुरल ओरिजिन है। आइलोप्रोस्ट एंट्रीप्रोस्टिनिल जो है ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिकली बनाए हुए हैं। इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। अगेन यही कि क्योंकि ये वैजोडाइलेटरी होते हैं तो इनका हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होता है। ऑल आर द शॉर्ट हाफ लाइफ एजेंट, यानी इन सब की जो है शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। एपोप्रोस्टिनॉल जो है एंट्रीप्रोस्टिनिल, इनको कॉन्टीन्यूस आईवी इन्फ्यूजन के जरिए दिया जाता है। ट्रीप्रोस्टिनल जो है वो ओरल और आईवी और सब कट तीनों तरह दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इनको अगर दिया जाएगा, इन दोनों को ये आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि ये जो इसको जो है ना ट्रीप्रोस्टिनल को, इसको तीनों तरह दिया जाता है, कॉन्टीन्यूस आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे भी, ठीक है ना, ओरल भी एंड सब कट भी। जो आइलोप्रोस्ट है उसको इन्हेलेशन के जरिए दिया जाता है, कैन कॉज द ब्रोंकोस्पैज्म एंड कफ, ये इसका साइड इफेक्ट है। अदर साइड इफेक्ट इन सब के अगर हम लोग इंक्लूड करें वो क्या है, डिजीनेस है, फ्लशिंग है, फटीज है एंड हेडेक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास थे जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं, इनके आपको यूजेस पता चले। मीसोप्रोस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है मीसोप्रोस्टोल और इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट किसके साथ आता है, ठीक है ना। इन सब में जो मैंने ज़्यादातर नाम मतलब प्रैक्टिस में सुना है वो लुबिप्रोस्टोन सुना है, ठीक है ना, मीसोप्रोस्टोल सुना है। आज के लिए फ़िलहाल के लिए अभी इतनी ही वीडियो जो है लेक्चर में आप रखें। नेक्स्ट टाइम हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इन्फ्लेमेशन क्लियर हो गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या चीज़ है ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ सकते हैं कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं और वो किस चीज़ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।